नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको शेरशाह सूरी के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझा दिया। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा शेरशाह सूरी के सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं कि शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले एक बात को समझिए कि शेरशाह सूरी के सेना की संरचना को सबसे पहले आप देखिए। शेरशाह सूरी की संरचना कैसी थी? तो शेरशाह सूरी की जो सेना थी पूरी तरह से घुड़सवारों से भरी हुई थी, क्योंकि वह यह मानता था कि घोड़े पर बैठ करके युद्ध लड़ना सबसे अच्छी युद्ध नीति है, क्योंकि घोड़ा तेजी से दौड़ता है और उसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा जा सकता है। इसीलिए उसकी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा वह किसकी भर्ती करता था? घुड़सवार सैनिकों की भर्ती करता था। तो आप देखिए उसकी सेना में तो 1,50,000 यानी कि जिसको आप 1.5 लाख कहते हैं, तो 1.5 लाख घुड़सवार थे उसकी सेना में। 1.5 लाख घुड़सवारों के साथ उसकी सेना में थे 25,000 पैदल सिपाही, 5,000 हाथियों की सेना थी और एक तोपखाना था। कई सारे लोगों की एक टीम थी जो तोपों को लेकर के साथ चलती थी। तो उसके सेना में तोपें थी, उसकी सेना में हाथी थे, उसकी सेना में घुड़सवार थे, उसकी सेना में पैदल सिपाही थे, लेकिन घुड़सवार सबसे ज़्यादा थे, हाथी की सेना सबसे कम होती थी। और इस सेना का जो सेनापति होता था, यानी सबसे बड़ा अधिकारी सेना में, सेना का सेनापति कौन होता था? स्वयं शेरशाह होता था। यानी कि ये पूरी की पूरी सेना शेरशाह के नेतृत्व में आगे बढ़ती थी। यानी कि शेरशाह खुद युद्ध लड़ने जाता था, आगे शेरशाह होता था, पीछे पीछे उसकी सारी सेना होती थी। इस बात को आप समझ गए कि सेनापति कौन था? शेरशाह सूरी था। और जो सैनिकों का उत्तरदायित्व होता था वो कैसा होता था? स्थानीय उत्तरदायित्व होता था। आप समझिए स्थानीय उत्तरदायित्व क्या होता है। जैसे आज के समय में दरोगा जी लोग होते हैं, तो हर दरोगा जी का क्या होता है? एक थाना फिक्स होता है। थाना कैसे फिक्स होता है? जैसे तहबरपुर का दरोगा है तो उस तहबरपुर में जितने गांव आते रहेंगे सिर्फ उसी की FIR लिखेगा। बाकी आप अगर दूसरे गांव के हैं जो तहबरपुर क्षेत्र में नहीं पड़ता है, तो उसी तरह से क्या करेगा? वो आपकी FIR नहीं लिखेगा। आप मान लीजिए सिधारी थाना क्षेत्र से आते हो, सिधारी, तहबरपुर, ये सब मैं जहाँ रहता हूँ ना, जहाँ मेरा जहाँ पे घर है, वहाँ के थाना क्षेत्र हैं। आपके यहाँ अलग अलग थाना क्षेत्र होंगे। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मान लीजिए 2-4 जितना थाना क्षेत्र में जो दरोगा जी होंगे, उसी थाना क्षेत्र में वो क्या देखेंगे? अपना काम देखते हैं, अलग नहीं जाते। इसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय उत्तरदायित्व तो कहते हैं। यानी लोकल लेवल पर एक क्षेत्र निर्धारित होता था कि बस इतने ही क्षेत्र में क्या करेगा वो सेना का जो छोटे छोटे अधिकारी बने होते थे, दरोगा टाइप के लोग। दरोगा नाम तब नहीं था पद का, मैं आज के संदर्भ में दरोगा यूज कर रहा हूं। तब छोटे छोटे अधिकारी बनते थे, मुंसिफ वगैरह नाम के अधिकारी होते थे। मैं पिछले प्रशासन में आपको बताया हूं, उसको आप देख लेना वहां जाकर के। तो उस तरह से जो जिनका उस सेना के जो पद होते थे, उसका जो उत्तरदायित्व होता था कैसा होता था? स्थानीय उत्तरदायित्व होता था। यानी छोटे छोटे क्षेत्रों के अलग अलग सैन्य अधिकारी टाइप के नियुक्त होते थे। समझ में आ गई बात? और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में पूछता भी है कि भर्ती कौन करता था सैनिकों की। तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि सैनिकों की भर्ती स्वयं शेरशाह करता था। स्वयं शेरशाह सूरी ही सैनिकों की भर्ती करता था और स्वयं शेरशाह सूरी ही सैनिकों के वेतन का निर्धारण करता था। और आप पूछेंगे ये तो करता था, लेकिन करता कैसे था? तो जैसे आज सैनिकों की भर्ती होती है, जिसको आप लोग कहते हैं सीधी भर्ती निकली है, उसी तरह से सीधी भर्ती करता था। सीधी भर्ती में क्या? सैनिकों को बुला लिया, अब बोले कि चलो दौड़ के दिखाओ, इतना किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, इतना डिप्स मार के दिखाओ, इतना पुलअप मार के दिखाओ, इतना पुशअप मार के दिखाओ। तो तमाम तरीके की चीजें बुला करके वो सीधी भर्ती करवाता था। यानी कि सैनिकों की कोई टेढ़ी भर्ती नहीं होती, सीधी भर्ती। याद रखना भाई, टेढ़ी भर्ती क्या होता है यार? टेढ़ी भर्ती तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सीधी भर्ती का मतलब सिर्फ इतना समझना, सीधी भर्ती का मतलब सिर्फ इतना आप समझना कि सैनिकों को बुला करके डायरेक्ट उनसे दौड़वा के देख लो, उनसे भाला फेंकवा के देख लो, तलवार चला के देख लो, घोड़ा दौड़वा के देख लो, जैसे करना हो डायरेक्ट बुलाओ और बुला करके क्या कर लो? भर्ती कर लो। इसको क्या कहते हैं? सीधी भर्ती करते हैं। और सीधी भर्ती करता कौन था?
स्वयं शेरशाह करता था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि सैन्य विभाग का एक और बड़ा अधिकारी होता था, उसको हम क्या कहते थे, आरिजो मुमालिक कहते थे। आरिजे मुमालिक किस विभाग का अधिकारी होता था, दीवाने आरिज नाम के विभाग का अधिकारी होता था। ये सैन्य संबंधी सारे काम देखता था। सैनिकों का सारा काम कौन देखता था, ये देखता था आरिजे मुमालिक। लेकिन सैनिकों की भर्ती करना और सैनिकों के वेतन का निर्धारण करना, यह काम स्वयं शेरशाह सूरी करता था, स्वयं शेरशाह सूरी करता था। और शेरशाह ही क्या था, उसकी सेना का सेनापति होता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई, सैनिकों की सीधी भर्ती होती थी। अब एक समस्या थी, जब इतनी बड़ी सेना थी, उतना बड़ा साम्राज्य था, तो उसमें भ्रष्टाचार होना लाजमी है। भ्रष्टाचार होना लाजमी है, इसीलिए भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी जरूरी है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जिस राज्य में नहीं होता है, वो राज्य कायदे से नहीं चल सकता। तो सैनिक जो भ्रष्टाचार करते थे, उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए शेरशाह सूरी ने एक काम किया, जिसको कहते हैं दाग एवं हुलिया प्रथा। दाग एवं हुलिया प्रथा। दाग एवं हुलिया प्रथा को समझने से पहले आप ये समझिए कि भ्रष्टाचार किस कैटेगरी का होता था। तो भ्रष्टाचार किस कैटेगरी का होता था, जैसे सैनिक है, सैनिक। अब तब क्या था, सैनिक का कोई फोटो तो खींच के रख नहीं पाता था, अब तो सैनिकों का आधार कार्ड लिंक है, फोटो है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, नाम पता सब कुछ है दर्ज। लेकिन उस समय सैनिकों फोटो वोटो था नहीं, तो सैनिकों को पहचाना कैसे जाए। पहचानने का मतलब, अगर सैनिक कहीं भ्रष्टाचार कर दिया, किसी से लगान वसूल के आ गया, किसी के ऊपर ज्यादती करके आ गया, और वो भाई साहब आए शेरशाह सूरी के दरबार में कि शेरशाह साहब आपके सैनिक ने ये किया, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा सैनिक ये काम किया। क्योंकि सैनिक तो ढेर सारे थे, कोई भी सैनिक मार पीट के चला है, किसी को किसी से पैसा वैसा वसूल के चला है, रिश्वत वगैरह लेकर के चला है। तो इसीलिए क्या किया इसने, सैनिकों को पहचानने के लिए जो प्रथा थी, उसको हुलिया प्रथा कहा जाता था। यानी सैनिकों को कैसे पहचाना जाए, हुलिया प्रथा अभी मैं समझा रहा हूं आपको। और दूसरे तरह का जो भ्रष्टाचार उसके सैनिक क्या करते थे कि इसकी सेना पूरी तरह से किस पर निर्भर थी, घोड़ों पर निर्भर थी, क्योंकि घोड़े ढेर सारे थे। अब होता क्या था, ये सैनिकों को जो घोड़े देता था ना, शेरशाह सूरी सैनिकों को जो घोड़े देता था, सैनिक क्या करते थे, अच्छा वाला घोड़ा जब पाते थे, कोई बढ़िया घोड़ा पा गए, तो उस घोड़वा को ले जाके बेच देते थे। उस घोड़े को क्या करते थे, ले जाकर के बेच देते थे, और एक पुराना धुराना या कमजोर सा घोड़ा खरीद लेते थे। तो मान लीजिए घोड़ा बेच दिया, 50,000 का घोड़ा एक बेच दिया सैनिक, और 10,000 वाला घोड़ा खरीद लाया, तो 40,000 का सैनिक को फायदा हो जाता था। लेकिन जब सेना में खराब घोड़ा रहेगा, तो युद्ध हारने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, जिसमें सैनिक घोड़े बेच दिया करते थे, इस समस्या से निजात पाने के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया, शेरशाह सूरी ने दाग प्रथा शुरू किया। अब देखिए क्या होती है हुलिया प्रथा और क्या होती है दाग प्रथा, समझिए इस बात को। हुलिया प्रथा बेसिकली क्या थी कि सैनिक आसानी से पहचाना जा सके। तो फोटो कैमरा तो था नहीं कि फोटो खींच ले, तो क्या करते थे, जो सैनिक होता था, इसके चेहरे की जो हुलिया थी, इसके चेहरे का जो बनावट थी, उसका विवरण लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई सैनिक दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसके जो बाल हैं घुंघराले घुंघराले बाल हैं, पहले लिख देगा घुंघराले घुंघराले बाल हैं। बोलेगा भौहा आपस में सटा हुआ है, तो ऐसे लिख देगा इसका भौहा आपस में सटा हुआ है। नाम मान लो लिख दिया वसीम खान, नाम लिख दिया, ठीक, ये वसीमुआ है। वसीमुआ का बलवा क्या है, बाल थोड़ा घुंघराला घुंघराला है, भौहा आपस में सटा हुआ है, आंख एकदम गोल गोल है, एकदम गोली जैसा, तो आंख लिख दिया गोल गोल है। नाक कैसी है, पता नहीं कैसी है, आप बताइए कैसी है नाक मान लो किसी तरह लिख दिया दांत चियार के हंसता रहता है, इसका दांत दो ठो बाहर निकला रहता है, तो दांत बाहर निकला लिख दिया। बाएं गाल पर तिल लिख दिया, ठीक, रंग गोरा लिख दिया। तो इस तरह से क्या किया, हुलिया सैनिक का रखता था नाम लिख करके। तो हर सैनिक का नाम और नाम के साथ उसके चेहरे की हुलिया, इसी को कहा जाता था हुलिया प्रथा, ताकि सैनिक को आसानी से पहचाना जा सके। समझ में आ गई बात। उसी तरह से जो घोड़ा ले जाकर के बेच देते थे लोग, उसके लिए बोला अब हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तो क्या करते थे तब सब करते क्या थे कि घोड़ा को दाग देते थे। दाग कैसे देते थे, सैनिक को देने से पहले
चुपके से ले जा करके, कोई उच्च अधिकारी होता था, चुपके से ले जा करके जला वला के घोड़े के शरीर पर कहीं एक निशान बना देता था। सैनिक को बताया नहीं जाता था निशान कहाँ बना है, तो कहीं एक निशान बना देता था। अब बताया जाता कि भाई घोड़ा दागा हुआ है, जब भी मैं आऊँगा निशान चेक करूँगा। तो अब सैनिक को डर रहता था कि कहीं अलग जगह दागा हो, या 2-4 निशान बना दिया हो, 3 निशान 5 निशान, क्या निशान बनाया है सैनिक को पता नहीं रहता था। इसलिए जब दोबारा सैनिक घोड़ा लेकर के जाएगा अधिकारी के यहाँ चेक कराने, तो वो दाग चेक कर लेगा कि सैनिक को कौन सा घोड़ा दिया गया, तो इस तरह से दाग चेक कर लेते थे। तो यहाँ पर सैनिक फिर घोड़े बेचने से डरने लगे या घोड़ा बेचना ही बंद कर दिए। तो सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों को दागना किसने क्या किया? ये शेरशाह सूरी अपने व्यवस्था में लगाया भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए। लेकिन ये जो है सिस्टम ना, दाग और हुलिया प्रथा, ये शेरशाह सूरी के दिमाग की उपज नहीं है। शेरशाह सूरी से लगभग 300 साल पहले, 300 नहीं कहेंगे, लगभग मान लीजिए 250-300 साल पहले 1296 में एक शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी अंकल याद है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले ये प्रथा शुरू की। 1296 से 1316 तक शासन किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये घोड़ा दागना और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। लेकिन शेरशाह सूरी भी बिल्कुल उसी की नकल करके एक सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू करता है। समझ में आ गई बात? तो इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे कि ये घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत पूछेगा किसने किया, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन आपसे ये पूछे कि शेरशाह सूरी ने भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए क्या किया, तो बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बिल्कुल नकल किया, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। और क्या किया? ये देखो मार्कर गिर गया, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। टोटका है भाई साहब, बहुत तगड़ा टोटका है, आप नहीं समझेंगे। देखिए ये क्या किया, हुलिया लिखा और दाग बनाया। तो पूछे कि हुलिया लिखना सैनिकों का और दागना घोड़ों को व्यवस्था किसकी थी, सबसे पहले किसने शुरू किया, तो बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक शासन किया था। उसको मैं पढ़ाऊंगा, जब सल्तनत काल पढ़ाऊंगा तब। ये उससे पहले भी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है लगभग 250-300 साल पहले ही था दिल्ली की गद्दी पर। लेकिन शेरशाह सूरी भी बिल्कुल इसी की नकल किया। देखिए इतिहास का फायदा है कि नहीं है, शेरशाह सूरी जरूर पढ़ा रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, तभी उसको पता था कि ऐसा काम किया जा सकता है भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए। इसीलिए आप भी इतिहास को पढ़ते रहिए और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लीजिए जो आप दीजिए। और क्या करिए, हाँ हमसे फेसबुक व्हाट्सअप और क्या होता है, इंस्टाग्राम होता है, टेलीग्राम। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इन चीज़ों से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो ख़त्म हुई, अगली वीडियो में जब आऊँगा तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ाऊँगा। ये आपका मैंने सैन्य व्यवस्था कंप्लीट किया। सैन्य व्यवस्था में एक चीज़ ध्यान रखना, भर्ती होती थी सीधी, स्वयं शेरशाह सूरी करता था। सेनापति कौन होता था, शेरशाह। सबसे बड़ा ये विभाग कौन सा था सेना का, दीवाने आरिज मुमालिक इसका अधिकारी था। लेकिन इसका भी पापा कौन था, शेरशाह सूरी, यानी इसका भी बाप कौन था, शेरशाह सूरी। इससे भी ताकतवर शेरशाह सूरी था। तो पूरी व्यवस्था किसके कंट्रोल में, शेरशाह सूरी कंट्रोल में। इस तरह की सेना, भ्रष्टाचार से बचने के लिए दाग और हुलिया प्रथा, घोड़े को दागना और सैनिक का हुलिया लिख दिया गया। और ये वीडियो कंप्लीट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जरूर मिलिए। नमस्कार।